निम्रा अहमद के नावल जन्नत के पत्ते की पहली किस्त। लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो ठोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली से लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी, और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफ़ेद, साफ और चिकना सा। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो इसकी मुतहर्रिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा तफक्कर उभरा, फिर बेचैनी। इसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार करते हुए इसी मुस्तरिब अंदाज में इसने उंगली से चेहरे के दाएं तरफ से फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो इसके बालों की चंद लटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आ गईं। जैसे जैसे वो पड़ती गई इसकी आंखें हैरत से फैलती गईं, लब ज़रा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे इसको खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही इसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठकर बैठी। इसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा इर्ताश पैदा किया। इसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शोखी से चहकी। कैसी हो, सो तो नहीं गई? दूसरी तरफ से इसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो, इसने आदतन अपने बालों की लट को उंगली से लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं। दूसरी तरफ से ज़ारा ने कुछ कहा तो इसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गेस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। इसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर कहा। फिर इसने टेक लगाकर पांव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है? अब कान खोल कर सुनो तुम। वो आर्मदेवस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा, यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद इसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट्स पहले ही मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो इसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने सबांजी को नेट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफसार पर फिर से बोली, बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज़ को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए इसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सांची में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। इधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्किर करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेती। इस पर खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कद्दे आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थीं। शायद इसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। इसके अब्बू, ताया, फुरकान सब सख्त है ना? फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम तराज होकर बताने लगी। परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में स्पेन फुफ्फो रहती हैं, वो तो मान गए थे। वैसे भी इन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो फिर इसने स्नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी है कल। तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न बहुत एक्साइटेड हैं। ख़ानदान की पहली शादी है ना? ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है।
अलविदाई कलमात बोलने के बाद इसने फ़ोन तकिए पर उछाल दिया, फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, नंगे पाँव चलते लाउंज से किचन में आई। स्याह कमीज़ और खुले ट्राउज़र में इसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गईं। इसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से बाल फिसल कर सामने आ गए। हया ने नरमी से इनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में उंडेलने लगी। तभी इसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं रखकर आगे आई। वो सफ़ेद अधखिले गुलाबों का बुके था, साथ एक लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास आकर आंखें मूंदे इसको सूंघा। दिलफरेब ताजगी भरी महक इसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया था। इसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। इसके पत्ते वाली जगह पर हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं लिखा था, बस कोरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी। इसको तो कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था। उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। इसमें एक मोटा कागज़ था। इसने 2 उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, न कोई लकीर न डिज़ाइन। बस इसके वस्त में 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू सबांची। वो सन्नाटे में रह गई। यह क्या मजाक था। भला ख़त भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं सबांजी जा रही हूँ। ख़त पर तो 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को 1 दिन पहले कैसे पता चल गया। अगर ज़ारा को इसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये इसकी हरकत है। ये ख़त सबांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस पर लोकल कोरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये। वो पानी का गिलास वहीं स्लैब पर रखकर बुके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। इसने लाक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पास से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने अधखुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। इसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी, इसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा सिर्फ तुम्हारा है हमारे डिपार्टमेंट में से, और एनवायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खदीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, इसे वाकई अफसोस हुआ था। इसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी। ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दाऊद भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ। इसने गाड़ी पर कोहनी टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से ऊपर था। हम रंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा से इसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। इनकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ तक है, ऐसे वैसे नहीं है। वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन इसे जब भी इरम को पिक करना होता तो वो इसके गेट पर हारन किया करती थी। अब भी जोर से हारन दिया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज, ट्राउज़र और हम रंग दुपट्टा सीने पर फैलाए, चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे, वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया। हेलो ज़ारा। वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। इसने रुख मोड़कर इसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तब ही। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सेलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था। अब्बा इजाज़त देते तब ना, इसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले ही एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे में भी आधी आस्तीनें रखने की इजाज़त नहीं दी।
हया की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं हैं। इरम, तुमने आज क्या लेना है? मैंने जूते लेने हैं। इसने कोफ छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी हैं, मगर पूरी आस्तीन के ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी? वो मुंह बसोरे फिर से शुरू हो गई तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गई। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील इसकी नज़र में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकालकर इसके सामने किया। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठा था और दोनों काउच पर बैठी थीं। पहना दूं मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता इसकी तरफ बढ़ाया। इसने इसे यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी इसके साथ मस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। इसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ है और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ा था जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा। अब तो लाजमी पकड़ेगी और ये सामने पड़े सदके बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शापर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेख्तियार कहकहा लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था इसकी शक्ल पर शाप में पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी जहनीत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। वो तनफ्फुर से नाक सिकोड़ती गुस्से से सीढ़ियां उतर रही थी जब करीब ही से आवाज़ आई। तो इतना बंद संवर कर बाहर मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक मुअम्मर खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटी हुई, नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा इसको कहुनी से थामे हुए वहां से ले आई। तब ही इरम सामने से आती दिखाई दी। इसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था। इसने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी, शायद वो इसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए आई थी। मेट्रो से वो स्कूप चली आई ताकि कुछ खा पी लें। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी जो वो बेटे की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले आऊं। इरम झपट कर बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी शर्ट का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थपेड़ा अंदर आया, मगर इतनी सर्दी में स्लश पीने का अपना ही मज़ा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने सबको घेरा हुआ था। इरम, खासी कम्प्लेक्स लगती है ना? इरम दूर गई तो ज़रा इसकी तरफ मुड़ी। और तुम इसके कम्प्लेक्स को हवा दे रही हो? वो उल्टा इसी पर खफा हुई। ताया फुरकान सिर्फ स्काफ की सख्ती करते हैं। वो बस इस बात पर खुद तरसी का शिकार है और तुम भी इसका साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी। अब इसको भी यही समझाना है कि खामखा की खुद तरसी से निकल आए। वेटर हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ आ चुका था। तुम्हें याद है ज़ारा, जब पिछले साल यूनिवर्सिटी वालों ने हमें तुर्की की ट्रिप की आस दिलाई थी और आखिर में आकर सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था? ऑर्डर करके शीशा ऊपर चढ़ाकर वो याद करने लगी। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी, सोचा भी ना था कि कभी जा सकूंगी। इसकी आवाज़ में इस झरने की खुशी दर आई थी। ज़ारा और वो LLB के 5वें साल में थी। इनका 7वें सेमेस्टर का दरमियान था जब यूरोपीय यूनियन के स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ था, जिसके तहत यूरोपियाई और एशियाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तबादला होगा। जब दरख्वास्त देने की बारी आई तो इसको तुर्की की सबांजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा था। फिर एक हस्पानवी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई किया। बिलाखिर सबांजी ने इसका इंतखाब कर लिया। 7वां सेमेस्टर पूरा करके इनको 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहां इसके मज़ामीन तो न थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। 5 माह के लिए वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी मजमून पढ़ सकती थी। फिर पाकिस्तान वापस आकर 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा आए है। कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हम सफ़र मिल जाए तुम्हें तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाए। हम सफ़र कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़कियां सबांजी जा रही हैं और फिर हम ठहरी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालियां। वो खदीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, इससे कोई बात हुई? वेटर ने शीशा बजाया तो हया ने शीशा नीचे किया। नहीं, खदीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं हूँ।
इसने स्लश का गिलास पकड़े ज़ारा को इसका थमाया और इरम का डैशबोर्ड पर रखा। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना भूल गई, इसके इल्म में न रहा। दफतन ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो अम्मा। जी क्या हुआ? आवाज़ ख़राब है। एक मिनट। ज़ारा के फ़ोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो स्लश का गिलास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई। हया अपने गिलास से छोटे छोटे सिप लेते हुए विंड स्क्रीन से बाहर ज़ारा को देखने लगी। अब वो दूर दरख्त के पास खड़ी बातें कर रही थी। हेलो माय ब्यूटी, कोई एकदम से इसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। वो डर कर उछली। ज़रा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा चेहरा, आई शेडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जूड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोनियो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डोली कहते हैं मुझे। हटो हटो, हट जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। इसे कराहियत सी आई। अच्छा सोनियो, ज़रा बात तो सुनो। इसने अपना चेहरा और झुकाया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हया ने स्लश का भरा गिलास इसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ़ मुंह पर गिरी तो वो बिलबिला कर पीछे हुआ। इसने फुर्ती से शीशा ऊपर कर लिया। सुनो जी। वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से इसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गा रहा था। कपकपाते हाथों से इसने इग्निशन में चाबी घुमाई और वहाँ से गाड़ी निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने रुकी और पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्तों के पास डोली नामी ख्वाजा सरा अभी तक वहीं खड़ा था। वो इसके पीछे नहीं आया था। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। इसे बेख्तियार झुरझुरी सी आई। कहाँ रह गई हैं दोनों? इसने झिझला कर हारन पर हाथ रख दिया। फिर गर्दन मोड़ कर देखा, वो अभी तक इसी को देख रहा था। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो अपने कमरे में आई। डिनर का वक्त होने वाला था। इसने कपड़े भी डिनर की मुनासबत से पहने थे, मगर जूस छिलकने की वजह से ज़रा सा दाग पड़ गया था। इसने जल्दी से इतना दुपट्टा धोकर इस्त्री किया। इसे रह रहकर ख्वाजा सरा याद आ रहा था। इस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की। इस ख्वाजा सरा की निगाहें और अंदाज, इसको फिर से झुरझुरी आ गई। फिर जब वो अपनी तैयारी से मुतमिन होकर बाहर आई तो दरवाजे के बाहर पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पर सफ़ेद अधखिले गुलाबों का बुके पड़ा था। साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीज़ें उठाकर सीधी हुई। लिफाफा खोला जिस पर हया सलमान लिखा हुआ था। अंदर वही बेसतर चौकोर कागज़ था। इसके वस्त में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। इसने लिफाफा पलट कर देखा। इस पर कुछ और नहीं लिखा था, बस लिफाफे पर गुज़िश्ता रोज़ की मोहर लगी थी। ये कौन था और क्यों इसे फूल भेज रहा था? वो ख़त और बुके कमरे में रखकर नए सिरे से मामले से उलझती बाहर आ गई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल थी। सब कज़न्स लाउंज में बैठे थे। एक तरफ ख़वातीन खुश गपियों में मसरूफ़ थीं, मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। इसके ख़ानदान में इन कज़न्स में बेतकल्लुफ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। ताया फरमान तमाम बहन भाइयों में बहुत सख्त थे और इनकी सख्ती सिर्फ इल्म के स्काफ लेने और घर से बाहर लड़कियों से बात करने तक थी। इरम और बाकी कज़न्स भी घर के कज़न्स के अलावा लड़कों से बात नहीं करती थीं। हया और इरम तो पढ़ती भी वुमेन यूनिवर्सिटी में थीं। हाँ, दूसरे चचा और ख़ुद सलमान साहब अपने बच्चों की शादियाँ मिक्स गैदरिंग में करेंगे। इनका ख़ानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दाऊद, फ़रख, इरम और समी इनके बच्चे थे। फ़रख मेडिकल कर चुका था और आजकल पोली क्लिनिक में हाउस जॉब कर रहा था और हया से 3 साल बड़ा था और समी फ़रख से साल भर छोटा था और MBA करके जॉब कर रहा था। सबसे बड़े दाऊद की शादी हो रही थी। फुरकान साहब के बाद सलमान थे। इनकी एक ही बेटी हया और बेटा रोहेल था। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर चचा जाहिद थे। इनकी बड़ी 2 जुड़वां बेटियां महविश और सहरिश थीं। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना A लेवल कर रही थी। इस वक्त रोहेल के अलावा जो अमेरिका में था और दाऊद के जो ड्राइंग रूम में था, बाकी सब कज़न्स लाउंज में बैठे थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थीं। इरम ढोलक बजा रही थी। इसका दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गया था। अगर अभी ताया यहाँ आ जाते तो फ़ौरन दुपट्टा सर पर ले लेती। वो महविश सहरिश के साथ सुर मिला रही थी और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे इन पर फिक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन। वो सीने पर हाथ बांधे चलती हुई इनके करीब आकर रुकी। सबकी नज़रें इस पर रुकीं। सफ़ेद चेहरे के इर्द गिर्द काले बाल और काजल से लबरेज आंखें,
वो थी ही इतनी हसीन कि हर उठी निगाह में सताइश उभर आती। हया कैसी हो, आओ इन लड़कों को हराते हैं, बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें इससे टकराईं। इसने कंधे उचकाए और कहा, पहले मैं साइमा ताई की किचन में मदद करूंगी। इसने इरम की अम्मी का नाम लिया था, जिन्होंने इसको आता देखकर फ़ौरन किचन का रुख किया था। साइमा ताई ने यकीनन इसको नहीं देखा था, वरना फ़ौरन बुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार तो बकौल इनके हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबदा चची भी किचन में चली गईं। अब सोफे पर हया की अम्मी फ़ातिमा बेगम अकेली बैठी थीं। अम्मा, मैं ज़रा ताई अम्मा की मदद करवा दूँ। इनको अपनी तरफ देखता पाकर उसने कहा तो उन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया। वो मुतमिन सी आगे बढ़ गई। वो राहदारी से गुजरकर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी, तभी साइमा ताई की तेज़ आवाज़ उसकी समाज से टकराई। जैसे मैं जानती नहीं ना, ये सारे रंग ढंग किसके लिए हैं? एक मेरे ही बेटे मिले हैं इन सबको पागल बनाने के लिए। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही थी? तभी मैं कहूँ भाभी, ये रज़ा क्यों हर वक्त हया हया करता रहता है? ये आबदा चची थी, वो इसके बारे में कह रही थी। पिछली दफ़ा जब हम सलमान भाई की तरफ खाने पर गए थे तो किस तरह निक सिक सी तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फ़न आता था। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने। और फुरकान तो अड़ ही गया था कि शादी करूँगा तो हया से। मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर तुमने अपनी आखिरत ख़राब करनी है, तब कहीं जाकर वो माना। और अब ये फ़र्क को पता नहीं क्या हो गया था। क्या करूँ इस लड़के का? अब वो फिर कील कांटों से लेस होकर आएगी और इसके जाते ही फ़र्क जिद लगाकर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी है, मजाल है घर से बाहर सर पर दुपट्टा लिए बगैर निकले। साइमा ताई बहुत फ़ख्र से कह रही थी और वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ दीवार के साथ टेक लगाते खड़ी थी। इसे लगा इसने मज़ीद कुछ सुना तो इसके असाब जवाब दे जाएंगे। बवक्त वो अपने वजूद को संभालते वापस मुड़ी। किसी बात पर हंसते हुए फ़र्क की निगाह इस पर पड़ी तो इसको राहदारी से आता देखकर इसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कुराया। बहुत मुनासिब सी शक्ल सूरत का था फ़र्क, और टफ रूटीन की वजह से इसका रंग मज़ीद सांवला हो गया था। मगर मसला इसकी वाजबी सूरत और हया की बेपर्दगी का नहीं था। असल बात सब जानते थे, तो फिर रज़ा और फ़र्क ने ऐसा सोचा भी कैसे? वो एक स्पार्ट निगाह फ़र्क पर डालकर सोफ़े पर फ़ातिमा बेगम के साथ आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। वो बमुश्किल ख़ुद को नॉर्मल कर पाई। वो मुतमिन हो गई तो वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुंह ना थकता था। और फुरकान ताया की तो वो बड़ी बेटी थी, मगर इनके दिल में ऐसे ख्यालात थे ये वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल, वो भी फ़र्क रज़ा ने भेजे थे। मगर जब पहली बार इसको फूल आए थे तो फ़र्क शहर से बाहर था और रज़ा तो इस्लामाबाद में ही था। मगर इनमें से किसी को इसकी सबांची सिलेक्शन का पता ही नहीं था। शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पर बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो जो कोई भी था, इसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली थी और इसने फूलों के साथ ख़त लिखकर रख दिया होगा। मगर कोरियर पर तो एक दिन पहले की मोहर लगी हुई थी। शायद इसने कोई जाली मोहर इस्तेमाल की होगी। मगर इस तरह के झमेलों में फ़र्क और रज़ा जैसे जाब वाले मसरूफ़ बंदे क्यों पड़ेंगे भरा? इसका दिल कह रहा था कि फूल भेजने वाला कोई और ही है। खैर दफ़ा करो, जो भी हो। इन दोनों का दिमाग तो मैं भी ठीक करती हूँ। वो तेज़ी से उठकर लड़के लड़कियों के ग्रुप की तरफ चली आई। इरम, इसने अपने मखसूस अंदाजे में सीने पर हाथ बांधे हुए इरम को मुखातिब किया तो सब रुक कर इसको देखने लगी। क्या तुम लोगों ने सबीन फुप्पो को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? कनखियों से इसने फ़र्क और रज़ा के चेहरों को मान पड़ता देखा। सलमान चचा को कार्ड दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा। और सबीन फुप्पो को अबू ने फ़ोन करके कह दिया था। क्या सबीन फुप्पो आएंगी? आना तो चाहिए, करीबी रिश्ता है, तुमसे ना सही हमसे तो है। इसने करीबी रिश्ते पर जोर डालते हुए फ़र्क और रज़ा पर एक नज़र डाली। इनके चेहरे फीके पड़े थे और दोनों ही सोच में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले इसको बुलाया। हया मेरी जान, तुम तो समझदार हो। ये इरम तो बस, तुमने टेबल पर ख्याल रखना है। जैसे ही कोई डिश खाली हो, आधी हो जाए तो फ़ौरन ज़फ़र को आवाज़ दे देना, ठीक? श्योर ताई, मैं ख्याल रखूँगी। वह बमुश्किल मुस्कुराती हुई सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद सब खड़े अपनी अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया? वो रशियन सलाद का प्याला हाथ में लिए अब्बू और ताया फुरकान की तरफ आई, जो अपनी धुन में बातें कर रहे थे और इसके पुकारने पर चौंके। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान ने मुस्कुराते हुए सलाद अपनी प्लेट में निकाला
वो शलवार कुर्ते में मलबूस थे और शाल ली थी। बारोब चेहरे पर मूंछें। सलमान साहब इनके बरक्स क्लीन शेप डिनर सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। दोनों की सोचें इनके होलियों जैसी थी। अब्बा आप भी लेना। सलमान, तुमने सबीन को कार्ड पोस्ट कर दिया था? ताया को अचानक शायद इसकी शक्ल देखकर याद आया था। सलमान साहब का चमचे से सलाद भरता हाथ ज़रा सा सुस्त पड़ा और चेहरे पर करवाहट सी फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चमचा प्लेट में पलटा। कर दिया था। इनके लहजे में वो कार्ड थी जो हया के लिए नई थी। अब्बा, सबीन फूफो शादी पर आएंगी? वो पूछे बिना न रह सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो आज आ चुकी होती। 30 सालों में जो औरत सिर्फ एक दफ़ा मिलने आई हो वो अब भी ना आए तो बेहतर है। फुरकान ताया भी दंग रह गए। सलमान, क्या हुआ है? थैंक यू बेटा। सलमान साहब ने हया को कहा, इसका मतलब था अब तुम यहाँ से जाओ। और वो इशारा समझकर सर झुकाते वहाँ से आ गई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज़ पर रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठा ली, मगर अब कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। ये अब्बा को क्या हो गया था? वो फूफो के बारे में ऐसी क्यों बातें कर रहे थे? फिर इससे रहा ना गया और वो अपनी प्लेट उठाकर सतून के साथ खड़ी हो गई, जिसकी दूसरी तरफ अब्बा और ताया खड़े थे। बज़ाहिर अपनी प्लेट पर नज़रें झुकाते, कान इन दोनों की बातों की तरफ थे। हया के लिए लगारी ने अपने बेटे का प्रपोज़ल दिया है। सलमान साहब ने अपने दोस्त का नाम लिया तो हया के हाथ में पकड़ी हुई प्लेट लरज़ गई। ये क्या कह रहे हो? फुरकान ताया शशदर रह गए। भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? वलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पर आएगा तो मिलवाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से पूछ कर हाँ कर दूँ। मगर सलमान, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? बाप हूँ इसका, कर सकता हूँ। फातिमा भी राज़ी है और मुझे यकीन है हया को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। और जहाँ का क्या होगा? कौन जहाँ? सलमान साहब यकसर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा सबीन का बेटा, जिससे तुमने हया का निकाह किया था। तुम कैसे भूल गए हो? वो 21 साल पुरानी बात है और हया अब 22 साल की हो गई है। बेवकूफ़ी की थी मैंने, सबीन पर एतबार करके अपनी बच्ची का निकाह कर दिया। 21 बरसों में कभी सबीन ने मुड़कर पूछा कि निकाह का क्या होगा? 6 माह में एक बार फ़ोन कर लेती है और 3 मिनट बात करके रख देती है। और आपको वाकई लगता है कि वो लोग रिश्ता कायम रखना चाहते हैं? मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम तो जानते हो उल्टे दिमाग का इंसान है। मैं कैसे मान लूँ कि अपने मगरूर और बददिमाग शोहर की वजह से निकाह भूल गई है? इतने बरस बीत गए, इसने एक बार भी शादी की बात मुंह से नहीं निकाली। मैं इससे क्या उम्मीद रखूँ? मगर जहाँ तो अच्छा लड़का है। तुम इससे मिले तो थे जब पिछले साल तुम इस्तांबुल गए थे। जी, जहाँ सिकंदर अच्छा लड़का है, माई फुट। उन्होंने बहुत तल्ख होकर कहा। इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। तुर्की में पैदा हुआ है, ना तो उसको उर्दू आती है ना पंजाबी। और कभी इसने मामू का हाल पूछा है? कभी फ़ोन किया है? भाई, मैं ये सब भूल जाता, मगर पिछले साल मैं तुर्की गया तो यकीन करें भाई, मैं 18 दिन वहाँ रहा। रोज़ सबीन के घर जाता। सिकंदर तो खैर अलग बात है, मगर जहाँ आखिरी रोज़ मुझे मिला वो भी 15 मिनट के लिए बस। वो भी जब इसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफ़ी देर सोचने के बाद इसको याद आया कि मैं इसके दूर परे का मामू लगता हूँ। वो मुझसे मिला और वो भी 15 मिनट के लिए बस। और पूछने लगा, क्या पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? फिर इसका फ़ोन आया और वो उठकर खड़ा हुआ और चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खुला लेने का ना सोचता अगर मैं इस रोज़ एक तुर्क लड़की को जहान के साथ इसके घर ड्रॉप करते ना देखता। जब मैं फ़्लाइट पकड़ने से कबल सबीन को खुदा हाफिज़ कहने गया था, इस लड़की के साथ इसकी बेतकल्फ़ी अल-अमान। वो सिकंदर शाह का बेटा है और वो अपने बाप का ही परतौ है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा होकर सिकंदर इनके बरक्स निकला तो वैसे ही जहान भी अपने बाप के बरक्स निकलेगा और एक अच्छा इंसान होगा। और वो इसी मगरूर आदमी का बेटा है। हया कौन है? इसका इनसे क्या ताल्लुक़ है? ये बात ना जहान को याद है न सबीन को। सबीन तो अब ये जिक्र ही नहीं करती। अब मैं अपनी बेटी को ज़बरदस्ती इनके घर भेज दूँ क्या? खैर, कल वलीद से मिलवाऊँगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा लगा मैं हया की इधर शादी कर दूँगा। हया में अब मज़ीद सुनने की ताब न थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती इनसे दूर हट गई।